दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मारूफ टीवी सीरीज मनी हाइस्ट से यकीनन वाकिफ होंगे। एक ऐसे मुजरिमाना जहन के मालिक शख्स की कहानी जिसके पास तारीख की सबसे बड़ी डकैती का मंसूबा है। लेकिन क्या हकीकी जिंदगी में भी ऐसा मुमकिन है? तसव्वुर करें कि एक बैंक अकाउंट में अरबों डॉलर्स मौजूद हैं और वो अकाउंट दुनिया के सबसे ज्यादा गैर फाल ममालिक में से एक का है। ऐसे में कोई शख्स उस रकम को चोरी करने का मंसूबा बना सकता है और फिर किसी ने ऐसा कर दिखाया। ये तारीख की सबसे बड़ी बैंक डकैती की कहानी है। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगस्त 2022 में हुसैन कंबर आगा नामी उस शख्स को इराक के वजीर खजाना की तरफ से एक फोन आया जिसने उसकी जिंदगी बदल डाली। इराकी वजीर खजाना का कहना था कि टैक्स अथॉरिटी से तकरीबन 800 अरब इराकी दिनार चोरी करने की अफवाहें गर्दिश में हैं। ये रकम तकरीबन 60 करोड़ अमरीकी डॉलर्स के बराबर है। हुसैन कंबर को 1992 में साबिक सदर सद्दाम हुसैन के दौर में एक फौजी चौकी पर हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो स्वीडन चला गया। लेकिन इराक में उसका काम जारी रहा जिससे इराकी वजीर खजाना वाकिफ थे। उन्होंने हुसैन कंबर को बगदाद आकर इस डकैती की तफ्तीश में साथ देने की दरखास्त की। कंबर ने मशवरा दिया कि अकाउंटेंट और वकला पर मुश्तमिल एक खुफिया टीम तैयार की जाए जो एक साथ मिलकर काम करेंगे। कंबर ने इराक में उस खुफिया टीम से पहली मुलाकात में उन्हें बताया कि डकैती की तफसीलात के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले फैसला किया गया कि बैंक स्टेटमेंट का जायजा लिया जाए। ये स्टेटमेंट भारी भरकम होने की वजह से उसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का जायजा लिया गया, जिससे मालूम हुआ कि 37 खरब इराकी दिनार से जायद रकम गायब है, जो 2.5 अरब डॉलर्स के बराबर है। ये देखकर कमेटी के मेंबरान शदीद हैरत में मुब्तला हो गए, क्योंकि ये गुमशुदा अरबों डॉलर्स ऐसे अकाउंट से निकाले गए थे जिसमें हुकूमत की जानिब से वापस की गई रकम जमा करवाई जाती थी। इराक में काम करने वाली कंपनियों को मुआहिदा तय करने से पहले पेशगी टैक्स अदा करना होता है, जो उस मखसूस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। अगर ये कंपनियां अपनी तवक्को से कम मुनाफा कमाती हैं तो अदा किए गए टैक्स में छूट का दावा कर सकती हैं। लेकिन इराक में ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि ये रकम कई साल से उसी अकाउंट में जूं की तूं मौजूद रही। कंबर ने अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात को टेलीफोन किए ताकि उनसे मालूमात हासिल की जा सकें। ये सारे मामलात मारूफ मुसन्निफ और डायरेक्टर ट्रेंटिनो की फिल्मों की तरह थे, जिन्हें आप ना चाहने के बावजूद भी देखते रहते हैं, क्योंकि आपको तजस्सुस होता है कि फिल्म का अंजाम क्या होगा। तफ्तीश के बाद कुछ चेक सामने आए, जिनमें से 1 या 2 चेक राफिदीन बैंक में जमा करवाए गए थे। ऐसी सूरत हाल में राफिदीन बैंक चेक के मुस्तनद होने की तस्दीक के लिए टैक्स अथॉरिटी से राब्ता करता है। तफसीली तहकीक से ये बात सामने आई कि 1 साल के अंदर ऐसे 247 चेक सिर्फ 5 कंपनियों को भेजे गए थे, लेकिन उन कंपनियों के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। उनमें से 3 कंपनियों को रकम मुंतकिल होने से कुछ ही अरसा पहले रजिस्टर्ड करवाया गया था। बज़ाहिर महसूस ये होता था कि 3 ताजिर टैक्स अथॉरिटी के अकाउंट में मौजूद रकम से मुस्तफीद हुए थे, लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जिसका नाम जल्द ही लोगों की जबान पर आ गया। नूर जोहेर एक बेबाक किरदार है जो अपनी उम्र की 30 से जायद बहारें देख चुका है। नूर जोहेर भारी भरकम जिसामत का शख्स है जिसके पास लोगों का दिल जीतने का फन मौजूद है, जिससे वो बदउनवानी और बेईमानी की कार्रवाइयों को आसान अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस डकैती में सामने आने वाली पेचीदगियों से ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। बगदाद के मुख्तलिफ इलाकों की छानबीन के बाद ये बात सामने आई कि नूर जोहेर और उसके साथियों को 2.5 अरब डॉलर वसूल करने की इजाजत जनरल कमीशन बराए टैक्सेस की तरफ से दी गई थी। इसी दफ्तर के एक शख्स ने बताया कि नूर जोहेर यहाँ अपनी लेमोजीन में आया था और अपने मुहाफिजों की टीम को पहली मंजिल पर तैनात करने के बाद दफ्तर के किसी भी कमरे में बिला झिझक दाखिल हो जाता था। यहाँ वो किसी भी कंपनी के इमा पर टैक्स की रकम वापस करने की दरखास्त कर सकता था, लेकिन ये तरीक़ाकार सिर्फ एक दिखावा था।
टैक्स अथॉरिटी से बड़े चेक जारी करने के लिए कम से कम 12 मुख्तलिफ ओहदेदारों के दस्तखत जरूरी होते हैं और इस अमल में कई हफ्ते भी गुजर जाते हैं। लेकिन नूर ज़ोहैर ने अपने मतलूबा चेक मुख्तसर वक्त में हासिल कर लिए। राफिदीन बैंक की सुर्ख और सफेद इमारत, जो सदियों की सबसे बड़ी डकैती का मरकज था, टैक्स अथॉरिटी की जानिब से इराकी दीनार उसी जगह मुंतकिल किए गए थे जो बाद में डकैती करने वाले गिरोह के कब्जे में चले गए। इराक की ब्यूरोक्रेसी दर हकीकत इंतहाई सुस्त है। ये अब भी नकद मईशत है जिसे डिजिटल नहीं किया जा सका। नूर ज़ोहैर ने इसी कदीम निज़ाम को अपने मकसद के लिए तेज रफ्तार बना दिया और हर एक चेक को 24 घंटों के अंदर कैश करवाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए वो हर मुताल्लिका शख्स को रिश्वत दे चुका था, लेकिन 2.5 अरब डॉलर्स के मसावी रकम के नोटों की मुंतकली भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त इराक में सबसे बड़े नोट की मालियत 50,000 दीनार थी, जो तकरीबन $35 के बराबर था। यानी अगर तमाम चोरी शुदा नोटों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता तो ये ढेर माउंट किलिमंजारो से भी बुलंद हो जाता। रकम मुंतकिल करने के लिए सिक्योरिटी वैन के कतार को बैंक की पिछली जानिब खड़ा किया गया होगा, जहां से ये रकम बगदाद के मुख्तलिफ सेफ हाउसेस और मुख्तलिफ इलाकों तक ले जाई गई होगी। इसके बाद शायद बहुत सारी रकम बगदाद के हवाई अड्डे के रास्ते मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दी गई होगी। सवाल ये है कि रकम से भरी इन गाड़ियों को बगदाद की गलियों से बाआसानी कैसे गुजार लिया गया, जहां जगह जगह फौजी चौकियां मौजूद हैं। किसी ने इसकी इत्तला क्यों नहीं दी? इन गाड़ियों को क्यों चेकिंग के बगैर जाने दिया गया? मगरबी मुमालिक का ख्याल है कि इराक बज़ाहिर एक फ़ाल जमहूरियत है, जहां इंतखाबात के बाद एक फ़ाल पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन हकीकत में यहाँ वो सब कुछ नहीं हो रहा जो एक मुल्क में होना चाहिए, बल्कि यहाँ हर तरफ बदउनवानी का दौर दौरा है। बदउनवानी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। बहुत से लोग रोजमर्रा के काम में भी बदउनवानी के मुर्तकिब हो जाते हैं। रिश्वत देकर अक्सर काम आसान बनाने में मदद मिल जाती है, लेकिन वो काम जिसे अजीम बदउनवानी करार दिया जाता है वो सियासी बदउनवानी है। इराक में 2003 के अवाइल में किए गए फैसलों के बाद से मुख्तलिफ हुकूमती वजारतें मुख्तलिफ गिरोहों के जेर असर हैं। इनमें से ज्यादातर इदारों को 2 अहम गिरोह कंट्रोल करते हैं, एक वो जो मगरिब के साथ मुंसलिक है और दूसरा जो ईरान का हामी है। डकैती के वक्त बरसरे इक़्तिदार गिरोह मगरिब का हिमायती याफ्ता था, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा क़दीमी कर रहे थे, लेकिन उनकी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी थी। इन हक़ाइक़ के बाद ये तासुर सामने आता है कि शायद ये अमरीका नवाज कैंप की साजिश थी कि ईरान नवाज गिरोह को शर्मिंदा करने की कोशिश की जाए और ये जाहिर किया जाए कि वो बदउनवानी और इराक में होने वाली अक्सर डकैतियों में मुलव्विस है। लेकिन मामला 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकम की चोरी का था, जिसकी तहकीकात में तेजी लाना जरूरी था। इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद नूर ज़ोहैर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जहाज में सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान नवाज धड़े को कमजोर करने की कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ और चंद ही दिनों में वज़ीर आज़म क़दीमी का तख्ता उलट दिया गया। मुल्क के नए वज़ीर आज़म मोहम्मद सुडानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि वो इस तहकीक को जल्द अंजाम तक पहुंचाएंगे और तमाम रकम वापस लेकर आएंगे, लेकिन मुसलसल कोशिशों के बाद गायब होने वाली रकम का एक छोटा सा हिस्सा ही वापस आ सका। इसी दौरान नूर ज़ोहैर को अचानक जमानत पर रिहा कर दिया गया। अदलिया और हुकूमत की जानिब से वजाहत में यह कहा गया कि उसकी रिहाई से डकैती की बिखरी हुई रकम का सुराग लगाना आसान हो जाएगा और जल्द ही नूर ज़ोहैर को दोबारा कैद कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बात बहुत जल्द वाज़ेह हो गई कि नूर ज़ोहैर को आला तरीन सतह पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। उसका दावा था कि मैं एक कानून की पासदारी करने वाला शहरी हूं जो कभी इस किस्म के जुर्म में मुलव्विस नहीं रहा। हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि मुल्जिम नूर ज़ोहैर की जमानत पर रिहाई हुकूमती फैसला नहीं था, बल्कि ये जज का फैसला था और उसके खिलाफ इल्जामात खत्म नहीं किए गए और ना ही उन लोगों पर जो इस केस में मुलव्विस हैं।
कुछ अरसे बाद साबिक वजीर आजम मुस्तफा काज़मी और उनके कुछ इत्तेहादी लंदन फरार हो गए। उनका कहना था कि वो इस वाक़े में मुलव्विस नहीं थे। इनमें से कुछ लोग दबाव का शिकार थे, क्योंकि बगदाद के हवाई अड्डे की बराह रास्त जिम्मेदारी उन पर आयद होती थी, जहां से रकम का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हुआ। लेकिन इस बात का भी कोई सबूत मौजूद नहीं कि वो रकम एयरपोर्ट के जरिए ही चोरी की गई थी, जबकि तहकीकात से ये साबित हो चुका है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा इराक में ही इस्तेमाल होता रहा है। शायद ये वाकया दो धड़ों के निजाम का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा निजाम था जिसमें हर कोई बदउनवानी करने के लिए तैयार था। इस वाक़े ने ओरिएंट एक्सप्रेस पर होने वाले कत्ल की यादें ताज़ा कर दी, वो कहानी जिसमें हर वो शख्स जो उस रेलगाड़ी में था उस कत्ल में मुलव्विस था। शायद अब इराक में भी एक बार फिर वही हो रहा है, जहां वो तमाम धड़े जिन्हें दरअसल मुल्क की हिफाजत और खिदमत करनी चाहिए थी, वो उसे टुकड़े टुकड़े करने में मुलव्विस रहे हैं। डकैती की खबर के कई माह गुजरने के बाद भी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आज तक चोरी की कितनी रकम बरामद हुई और बाकी रकम कहां है। ये बात भी आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि सदी की इस सबसे बड़ी डकैती में मुलव्विस अहम शख्सियात के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इस मामले पर इराक की अशराफिया आपस में दस्तगिरेबां है और बाकी रकम अब भी कहीं नजर नहीं आती। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।